इन ईयर 2020 जब दुनिया कोविड से फाइट कर रही थी, बहुत ही कम इन्वेस्टर्स ने मिड कैप म्यूचुअल फंड की तरफ देखा। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ना 30% से ज्यादा गिर गया था और सब लोग भागकर लार्ज कैप्स या फिर एफडीज में पैसा डालने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शॉकिंग था। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2023 तक निफ्टी मिड कैप 150 ने 170% प्लस का रिटर्न दिया, जो लार्ज कैप से बहुत ज्यादा था और सडनली सबको मिड कैप्स पसंद आने लगे। यही इन्वेस्टर बिहेवियर होता है इंडिया में। अंडर वैल्यूड होते टाइम इग्नोर करना और जब महंगा हो जाए तब रश करना। आज 2025 में फिर से मिड कैप्स डिस्कशन में है, क्योंकि लास्ट 2 साल में डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। पर असली सवाल ये है, क्या सिर्फ पास्ट टॉप परफॉर्मर्स को पिक करना 25-26 के लिए काफी है, या हमें एक स्मार्टर स्ट्रेटेजी की जरूरत है? इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सही मिड कैप फंड्स चूज करें अगले 5-10 साल के लिए। कंसिस्टेंसी, फंड साइज, सेक्टर एलोकेशन और वैल्यूएशन जैसे फैक्टर्स देख के, ताकि आप सिर्फ वेव राइड ना करें बल्कि बेस्ट रिटर्न्स भी कैप्चर करें विद कंट्रोल्ड रिस्क। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 1, लुक बियॉन्ड पास्ट रिटर्न्स, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं? सोचो, रोलिंग रिटर्न्स एक स्नैपशॉट जैसे होते हैं। मतलब एक फंड ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना रिटर्न दिया उसके बजाय रोलिंग रिटर्न हर दिन के हिसाब से चेक करता है, जैसे 3 या 5 इयर्स के पीरियड में डेली बेसिस पे। इससे पता चलता है कि फंड गुड टाइम्स और बैड टाइम्स दोनों में कितना स्टेबल रहा। सिंपल शब्दों में ये ना ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ एक बार स्पीड का टेस्ट नहीं। बी, क्यों रोलिंग रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है? हो सकता है एक फंड एक साल में 50% रिटर्न दे, लेकिन अगले ही साल में 30% क्रैश हो जाए। रोलिंग रिटर्न्स ये एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स को ट्रैक करते हैं और दिखाते हैं कि फंड कंसिस्टेंटली अच्छा है या बस लकी था। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए कंसिस्टेंसी 1-2 फ्लैशी रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक रियल डेटा के एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अप्रोक्सीमेटली 32.6% का कैगर दिया। क्वांट मिड कैप फंड ने 31.5% का कैगर दिया और दोनों ने बार बार बेंचमार्क बीट किया, सिर्फ एक बार नहीं। बाकी मिड कैप स्कीम्स एवरेज 17.2% 3 साल में और 13% 5 साल में रोलिंग रिटर्न्स दे पाए। लेकिन बहुत सारे फंड्स अलग अलग पीरियड्स में बेंचमार्क से भी पीछे रह गए। एक सिंपल एनालॉजी है, सोचो आपके सामने 2 एक्टर्स है। एक्टर ए ने एक ब्लॉकबस्टर दी पर अगले ही साल फ्लॉप हो गया। अब एक्टर बी हर साल अच्छा परफॉर्म करता है। आप अपने पैसे किसके ऊपर लगाएंगे? ऑब्वियस है एक्टर बी पर, क्योंकि वो रिलायबल है। रोलिंग रिटर्न्स ना एग्जैक्टली यही बताते हैं कि कौन सा फंड कंसिस्टेंट है, चाहे फिर मार्केट हाई हो या लो हो। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट मिड कैप जैसों ने प्रूव किया है कि वो सिर्फ एक हिट वंडर नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स है। और 25-26 में हमें इसी तरह के फंड्स चाहिए जो स्मूथ और रिलायबल रिटर्न्स दे, ना कि सिर्फ टेम्पररी फायरवर्क्स। प्लीज नोट, ये फंड नेम्स सिर्फ पास्ट एग्जांपल्स है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है समझना कि कैसे आइडेंटिफाई करे फ्यूचर के विनर्स को। आपके फाइनेंशियल गोल्स को ना एक क्लियर प्लान चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट हो, किड्स की एजुकेशन, ड्रीम हो या फिर लॉन्ग अवेटेड वेकेशन। अगर आपको गाइडेंस चाहिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने में, तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, नंबर स्क्रीन पर है। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट चेक करो या फिर विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर। पॉइंट नंबर 2, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। जब आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, सिर्फ मिड कैप कंपनीज नहीं चूज करते, आप इनडायरेक्टली ये भी डिसाइड करते हो कि फंड मैनेजर आपका पैसा कैसे स्प्रेड करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप फंड्स विद 30 to 40 स्टॉक्स। इसको समझो जैसे रेस में सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस पे बेट लगाना। अगर वो हॉर्सेस फास्ट निकले, रिटर्न्स मार्केट से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक एग्जांपल दूं तो क्वांट मिड कैप फंड विद 35 to 40 स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन दिक्कत ये है, अगर 4-5 स्टॉक्स गिर गए तो पूरा फंड बाकी फंड्स के कंपैरिजन में तेजी से गिरता भी है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, सूटेड फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। बी, डाइवर्सिफाइड मिड कैप फंड विद 60 to 70 स्टॉक्स। ये वैसे है जैसे आप अपनी बेट बहुत सारे हॉर्सेस पे स्प्रेड कर रहे हो, ना ही तो स्पेक्टेकुलर विन ना ड्रामेटिक लॉस। एग्जाम्पल दूं तो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड विद 65+ स्टॉक्स जो एक डेकेड से स्टेडी रिटर्न्स दे रहा है। क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा है,
एक दो वीक परफॉर्मेंस भी पूरे पोर्टफोलियो को खराब नहीं करते। मतलब स्टेबल, लेस वॉलेटाइल, सूटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो स्मूथर ग्रोथ प्रेफर करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड या डाइवर्सिफाइड का चॉइस बेटर फंड्स का नहीं बल्कि आपके रिस्क एपेटाइट का है। अग्रेसिव हो और अप्स एंड डाउन्स झेल सकते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स, स्टेबल और स्टेडी ग्रोथ चाहिए तो डाइवर्सिफाइड फंड्स। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी एंड मार्केट कैप। मिड कैप स्टॉक्स ना नेचुरली थोड़े इललिक्विड होते हैं कंपेयर टू द लार्ज कैप्स। मतलब अगर एक फंड मैनेजर को एक बड़ा चंक बाय या सेल करना हो तो उससे स्टॉक का प्राइस हिल सकता है। सोचो एक मिड कैप फंड का AUM 30,000 करोड़ प्लस का है। इतना बड़ा पैसा मिड कैप्स में लगाना ऐसे है जैसे एक ह्यूज ट्रक को ना नैरो स्ट्रीट पे ड्राइव करना। हर टर्न मुश्किल हो जाता है। फंड मैनेजर इजीली स्टॉक्स में एंटर या एग्जिट नहीं कर पाता विदाउट डिस्टर्बिंग द प्राइसेस। तो फिर क्या होता है, फंड मैनेजर लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो को लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ टिल्ट कर देता है। इससे ना मिड कैप का असली एक्सपोजर कम हो जाता है और अल्फा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं। मतलब आपको लगता है आप मिड कैप फंड में हो लेकिन एक्चुअली आप पार्टली लार्ज कैप्स में फिर से आ जाते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने जहां AUM 55,000 प्लस करोड़ का है, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए ग्रेजुअली लार्ज मिड कैप्स और कुछ लार्ज कैप नेम्स ऐड किए। वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने जहां AUM 15,000 करोड़ प्लस रिलेटिवली छोटा है इसीलिए ज्यादा निम्बल है और असली मिड कैप पिक्स पे स्टिक करता है। ब्लोटेड मिड कैप फंड्स अवॉइड करो, वो सेफ लगते हैं पर वो मिड कैप का एज लूज कर देते हैं। इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा फंड का साइज और एवरेज मार्केट कैप चेक करो। स्मॉलर और निम्बल फंड्स ही 25-26 में बेटर अल्फा दे सकते हैं शायद। पॉइंट नंबर 4, सेक्टर एलोकेशन। मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ मिड कैप कंपनीज में पैसा डालना नहीं होता। आप इनडायरेक्टली उन सेक्टर्स पे भी बेट लगाते हो जिन पर फंड मैनेजर बिलीव करता है कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सब मिड कैप फंड्स एक जैसे सेक्टर्स पिक नहीं करते। कुछ मैनेजर्स नई ग्रोथ स्टोरीज पे फोकस करते हैं जैसे डिफेंस, स्पेशलिटी केमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया थी। दूसरे मैनेजर्स ट्रेडिशनल सेक्टर्स प्रेफर करते हैं जैसे रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एग्जांपल दूं तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में ओवरवेट है, गवर्नमेंट के कैपेक्स पुश को राइड कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स यहाँ इनडायरेक्टली इंडिया की डिफेंस और इंडस्ट्रियल रिवाइवल स्टोरी पे बेट कर रहे हैं। वहीं मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर सेक्टर्स में ज्यादा एलोकेशन रखता है। ये एक स्टेडी ग्रोथ अप्रोच है, इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग जैसे सिक्लिकल नहीं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म एलोकेशन। अगर फंड केमिकल्स या रिन्यूएबल्स जैसे हॉट सेक्टर्स में रैली के तुरंत बाद ओवरवेट कर रहा है तो ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले है। रिस्क ज्यादा है पर क्विक अल्फा मिल सकता है। लेकिन अगर एलोकेशन सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर जैसे फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस में है तो ये लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बेट है जो 5-10 साल के मेगा ट्रेंड्स कैप्चर करता है। सेक्टर एलोकेशन बेसिकली फंड मैनेजर का प्लेबुक है। सवाल ये है क्या वो आज के बज चेस कर रहा है या कल के विनर्स क्वाइटली बिल्ड कर रहा है। 2025-2026 के लिए सिर्फ पास्ट रिटर्न्स मत देखो, फंड के अंदर झांक के देखो कि आपका पैसा किन सेक्टर्स पे राइड हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंस रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ना ये बेसिकली एक फी है जो फंड हाउस आपके पैसों को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। छोटा लगता है जैसे 1.8% वर्सेस 1%, पर ये लॉन्ग टर्म में ना बहुत बड़ा फर्क लाता है। एक एग्जांपल दूं तो अगर आप 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए 12% रिटर्न पे, तो 1% एक्सपेंस रेशियो वाला फंड देगा करीब 30.3 लाख। वहीं 1.8% एक्सपेंस रेशियो वाला फंड देगा अप्रोक्सीमेटली 28.2 लाख। बस कॉस्ट की वजह से 2.1 लाख का लॉस हो गया। अब टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो ये बताता है फंड मैनेजर कितनी बार स्टॉक्स बाय सेल करता है। हाई टर्न ओवर दैट इज 100% प्लस, मतलब पूरा पोर्टफोलियो एक ही साल में चर्न हो रहा है। इससे ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और शॉर्ट टर्म टैक्स भी ज्यादा लगता है। लो टू मॉडरेट टर्नओवर दिखाता है कि मैनेजर कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट कर रहा है और कुछ महीने मोमेंटम चेज नहीं कर रहा। एक एग्जांपल दूं तो क्वांट मिड कैप फंड का हाई टर्नओवर है 150% प्लस अप्रोक्सीमेटली, यानी एग्रेसिव स्टाइल और हाई रिस्क। वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का लो टर्नओवर है अप्रोक्सीमेटली 20-25%, यानी स्टेबल और लॉन्ग टर्म फोकस्ड है। 2025-2026 के लिए मिड कैप फंड्स चूज करते वक्त कॉस्ट को इग्नोर मत करो। एक फ्लैशी हाई रिटर्न फंड अगर हाई एक्सपेंस और हाई टर्नओवर के साथ आता है तो लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ को क्वाइटली ड्रेन कर सकता है। बेटर है ऐसे
ऐसे फंड्स चूज करो जिनके एक्सपेंस रेशियो रीजनेबल हो और टर्नओवर डिसिप्लिन्ड हो, ताकि कंपाउंडिंग आपके लिए असली काम कर सके। पॉइंट नंबर 6, आर यू एंटरिंग एट द पीक? सोचो आप एक गैजेट खरीदने जा रहे हो, अगर उसका प्राइस यूजुअल से बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस है, सेल का वेट करोगे। मिड कैप फंड्स के साथ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। करंट वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 का प्राइस टू अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 36.6 है। निफ्टी मिड कैप 150 का प्राइस टू अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 33.2 है। अब कंपेयर करें तो निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म पीई सिर्फ 20 to 21 के आसपास रहा है। फॉरवर्ड पीई भी हाई है जो मिड कैप इंडेक्स का अप्रोक्सीमेटली 35.8 है वर्सेस 10 इयर्स एवरेज जो रहा है 22.4 अप्रोक्सीमेट। स्मॉल कैप्स भी महंगे ट्रेड हो रहे हैं। फॉरवर्ड पीई अप्रोक्सीमेटली 24.5 है, वहीं एवरेज 16 रहा है। मतलब क्या है? मिड कैप्स अभी रिचली प्राइस्ड है। अगर आप अभी लमसम इन्वेस्ट करते हो तो हाई मल्टीपल पे खरीद रहे हो। अपसाइड लिमिटेड हो सकता है और अगर अर्निंग्स मैच ना करे तो डाउन साइड बड़ा हो सकता है। तो स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए आपका? बस मोमेंट एंड चेज मत करो। आप फॉरवर्ड अर्निंग्स और 10 इयर्स एवरेज के साथ कंपेयर करो। रैली ब्रॉड है या नैरो, ये भी चेक करो। प्रैक्टिकल टिप दूं तो सारा पैसा एक साथ मत लगाओ। इंस्टेड यूज SIP या STP इन 2025-2026। इससे ना वैल्यूएशन रिस्क स्मूथ आउट होता है। कभी हाई पे खरीदते हो, कभी डिप पे। लॉन्ग टर्म में एवरेज प्राइस बेटर बनता है। हमेशा पूछो, क्या मैं फेयर प्राइस दे रहा हूँ या एक फोर्थ ही मार्केट चेस कर रहा हूँ? बाय फोकसिंग ऑन द वैल्यूएशंस और स्टैगर्ड एंट्री आपके फेवर में ऑड्स बेटर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मिड कैप फंड्स में 25-26 के लिए रश करने से पहले इन 6 स्मार्ट चेक्स को याद रखो। नंबर 1, पास्ट रिटर्न्स चेज मत करो। रोलिंग रिटर्न्स देखो। बुल और बेयर दोनों मार्केट में फंड कैसा परफॉर्म करता है। नंबर 2, पोर्टफोलियो स्टाइल को समझो। कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं पर रिस्क भी हाई होता है। डाइवर्सिफाइड फंड्स स्टेडियर होते हैं। नंबर 3, फंड का साइज चेक करो। बहुत बड़े AUM वाले फंड्स असली मिड कैप्स में स्ट्रगल करते हैं। नंबर 4, सेक्टर एलोकेशन देखना जरूरी है। क्या मैनेजर शॉर्ट टर्म बज चेस कर रहा है या लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड्स बिल्ड कर रहा है? नंबर 5, एक्सपेंस और टर्नओवर इग्नोर मत करो। सिर्फ 1% एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लॉन्ग टर्म में लैक्स का डिफरेंस ला सकता है। नंबर 6, वैल्यूएशन चेक करो। मिड कैप्स अभी महंगे हैं, इसीलिए लमसम के बजाय SIP या STP बेटर ऑप्शन है। इन्वेस्टिंग का मतलब हॉटेस्ट फंड चेस करना नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड फंड्स चूज करना है। पेशेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, कंपाउंडिंग अपना मैजिक खुद ही करेगा। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करो। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।